हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की। बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनका ये सब्जेक्ट रहेगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ओके, और ये फर्स्ट पेपर आपका रहेगा। कल आपकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दी गई है कि आपकी जो परीक्षा है वो 11 मई से शुरू हो रही है। 11 मई 2025 को आपका ये फिजिकल साइंस का पहला पेपर होगा। ठीक है, तो अब आपको डेट आपके सामने क्लियर है और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए ताकि आप बेहतर मार्क्स गेन कर पाएँ। आज हम लोग इसमें जो क्वेश्चंस करेंगे वो 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं ये 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था आपका उसी को हल कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन 1 to 50 हमने कवर किया था और इसमें हम 51 to 100 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आकलन क्या होता है? देखिएगा, रचनात्मक तथा नैदानिक होता है। आकलन हमारा योगात्मक और निर्णयात्मक होता है, प्रक्रिया और उत्पाद उन्मुख होता है, या फिर पूर्व निर्धारित मानक पर आधारित होता है। तो प्यारे दोस्तों, जो आकलन है वह हमारा रचनात्मक और नैदानिक होता है। ठीक है, कैसे? देखिए, रचनात्मक हम कहें कि आकलन रचनात्मक होता है, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव कहते हैं, रचनात्मक आकलन। ठीक है, ये जो आकलन होता है रचनात्मक आकलन, इसका असली उद्देश्य क्या होता है? इसका असली उद्देश्य ये देखना होता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चा कैसे सीख रहा है, उसकी लर्निंग कैसे चल रही है। टीचिंग के दौरान जब हम बच्चे की कमियों को पकड़ते हैं और उन्हें तुरंत सुधारते हैं तब उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं उसके बीच बीच में भी बच्चे से आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। फिर होता है आपका नैदानिक आकलन। नैदानिक आकलन जिसको हम डायग्नोस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डायग्नोस्टिक कहते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो इस आकलन का काम ये पता लगाना है कि आखिर उसे दिक्कत कहाँ आ रही है। जैसे डॉक्टर बीमारी का पहले निदान करता है, पहले पता लगाता है कि आपको बुखार क्यों आ रहा है, वैसे ही टीचर आकलन के जरिए जो लर्निंग में आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो बाधाएं हैं, उनको पहचानता है। पहचानने के बाद फिर उसका उपचार करता है। ठीक है, तो हमारा आकलन रचनात्मक और नैदानिक होता है। कुल मिलाकर के ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बेहतरीन ये क्लास हमारी ये और बेहतरीन क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि CBCS का अर्थ क्या होता है? क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल बोर्ड ऑफ क्रेडिट स्कीम। तो CBCS का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्या होता है सर? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुक्त शैक्षिक संसाधन OER। ठीक है, जिसको हम लोग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, इनकी विशेषता होती है ये शोध संसाधन पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। बात तो ठीक है भाई, पब्लिक डोमेन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो भी मटेरियल है वो इंटरनेट पर सबके लिए ओपन है, जिसे कोई भी देख सकता है। वेरी गुड। यह बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत अनुमति प्रदान करते हैं। यानी कि अनुमति प्रदान करते हैं मतलब यह है कि इनमें कुछ क्रिएटिव कॉमन जैसे लाइसेंस भी होते हैं, जिससे लोग मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं। बस राइटर को या जिसकी वो सामग्री है उसको क्रेडिट देना होता है। ठीक है, ये बात ठीक है। इनका निःशुल्क उपयोग और पुनः अनुकूलन किया जा सकता है। भाई सिंपल सी बात है, इन्हें आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारी ऑप्शन सही है। कुल मिलाकर के OER एक ऐसी शैक्षिक सामग्री जो सबके लिए खुली है, सबके लिए फ्री है और बदलने के योग्य भी है। ठीक है, कुल मिलाकर ऑप्शन आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, मूक्ष पाठ्यक्रम में निम्न सुविधाएं या अंग सम्मिलित होते हैं। जो मूक्ष पाठ्यक्रम होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिएगा, इसमें वीडियो व्याख्यान, ठीक है, या चर्चा मंच, प्रश्न पूछना, मासिक साप्ताहिक परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका सब कुछ होता है। देखिए, एक तो वीडियो व्याख्यान, भाई इसमें टीचर सबसे पहले रिकॉर्ड किए जो वीडियोस होते हैं ना उनके माध्यम से आपको चैप्टर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं।
चर्चा मंच और प्रश्न पूछना। चर्चा मंच जैसे आपका जिसको कहते हैं डिस्कशन फोरम जिसको कहते हैं, यहाँ पे बालक जो है वो अपनी डाउट्स क्लियर कर सकता है, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मासिक या साप्ताहिक परीक्षण की व्यवस्था है। बालक की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, छात्रों की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, इसको चेक करने के लिए टाइम टू टाइम जो है आपसे क्विज पूछ लिया जाएगा, असाइनमेंट करवा लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, सारी सुविधाएं इसमें होती हैं। कुल मिलाकर के यहाँ भी आपका ऑप्शन जो डी है वहाँ राइट हो जाएगा। CCE पूरे देश में कब लागू हुआ था? 10 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2011 या फिर 9 अप्रैल 2008। आपको बता दें CCE का पूरा नाम होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, और ये पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2009 को लागू हुआ था। सर कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009 को लागू हुआ था। क्वेश्चन कहता है संशोधित ब्लूम वर्गीकरण किसने दिया था? यहाँ से क्वेश्चन आपको 110% पूछा जाएगा, और ब्लूम से तो कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक आधा नहीं। अब जैसे संशोधित ब्लूम वर्गीकरण, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब आई थी। ब्लूम ने अपना जो मूल यानी कि जो मेन वर्गीकरण था वो कब दिया था? वो दिया था इन्होंने 1956 में। उसके बाद 2001 में इनके ही शिष्य लॉरेंट एंडरसन और डेविड क्रैथवॉल ने उसमें कुछ संशोधन किया था, ठीक है। तो जो संशोधित ब्लूम वर्गीकरण है 2001 वो किसने दिया? लॉरेंट एंडरसन और डेविड क्रैथवॉल, जो इनके ही शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ब्लूम के ये शिष्य थे, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, शिक्षण उद्देश्यों के व्यावहारिक लेखन में तृतीय सोपान क्या है? समझिए, शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक लेखन में तृतीय सोपान आपसे पूछ रहा है। आपको बता दें, देखिए पहला सोपान होता है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि मतलब आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके पीछे का मोटिव क्या है, आज सिखाने का मोटिव क्या है, ठीक है, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव जिसको कहा जाता है। दूसरा आता है आपका, ये सेकंड नंबर पे आता है अंतर्वस्तु विश्लेषण, यानी कि जो कंटेंट है उसको एनालिसिस करना। तृतीय सोपान हमारा आता है संदर्भित मैट्रिक्स का निर्माण करना, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइटेरियन रिफरेंस मैट्रिक्स या फिर स्पेसिफिकेशन टेबल इसको कहा जाता है। तो तृतीय सोपान में आपका आता है संदर्भित मैट्रिक्स का निर्माण। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली क्रिया क्या है? लर्निंग से रिलेटेड जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली क्या है? सूक्ष्म शिक्षण है, निदानात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक या फिर मूल्यांकन? तो आपको बता दूं कि वो है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए, त्रुटियां नहीं ढूंढ रही हैं, ढूंढी जा रही हैं। देखिए अगर त्रुटियां ढूंढी जाएंगी तो उसको निदानात्मक शिक्षण कहेंगे, ठीक है। अगर त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए आप तरीका अपना रहे हो उसको उपचार कहा जाएगा, ठीक है। अब आपको जैसे कि ये क्या है, ये डायग्नोस्टिक है, इसका उद्देश्य केवल जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उनके पीछे का कारण पता लगाना होता है, ठीक है, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। उसके बाद उपचार में क्या आता है? उपचारात्मक शिक्षण, जिसको हम कहते हैं रेमेडियल। इसका उद्देश्य ये जो पहचानी गई त्रुटियां हैं इनको शुद्ध करना या फिर इनको दूर करना होता है। जैसे डॉक्टर दवा देकर के बीमारी ठीक करता है। तो कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द डैश से हुई है। किससे हुई है? तो करिकुलम शब्द जो है ये लैटिन भाषा के क्यूरेरे से लिया गया है, और क्यूरेरे का अर्थ होता है रेस कोर्स। क्या होता है सर? रेस कोर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान भी इसको कहा जाता है, इसका मतलब होता है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। आगे बढ़िए, कहता है कि सर्वाधिक शुद्ध मापन का पैमाना कौन सा? जो सबसे शुद्ध है, नाममात्र, क्रमवाचक, अनुपातिक या फिर अंतराल? तो वो सबसे शुद्ध मापन का जो पैमाना है वो होता है अनुपातिक पैमाना, जिसको हम रेशियो स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो स्केल का ये सबसे ज्यादा शुद्ध और हाई लेवल का मापन होता है, अनुपातिक। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। आगे बढ़िए, शैक्षिक उद्देश्य होते हैं दार्शनिक, अनिश्चित, व्यापक, आदर्श या फिर उपयुक्त सभी। तो कुल मिलाकर के शिक्षा से रिलेटेड जो उद्देश्य हैं हमारे दार्शनिक भी होते हैं, अनिश्चित भी होते हैं, व्यापक
होते हैं, आदर्श होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी है? एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि है वह कितनी है? 36 मिनट है सर। कितनी है? 36 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। क्वेश्चन कहता है स्वाभाविकरण डैश स्तर के बाद आता है। किस स्तर के बाद आता है? कोऑर्डिनेशन के बाद, कंट्रोल के बाद, हैबिट फॉर्मेशन या फिर इंपल्सन के बाद में आता है। पहली बात तो क्वेश्चन कहाँ से आया? ये किस बात का क्वेश्चन है? ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये ब्लूम के टेक्सोनॉमी से लिया गया है। जो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है कि ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, तीसरा था क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है, जिसको हम लोग साइकोमोटर डोमेन भी कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमारा उठाया गया है वो क्रियात्मक क्षेत्र से ही उठाया गया है। ठीक है, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो आंसर इसका यह है कि स्वाभाविकरण किस स्तर के बाद आता है? तो स्वाभाविकरण आता है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन के बाद में आता है। ठीक है, जो आंसर की आई थी उसमें उन्होंने आंसर को हैबिट फॉर्मेशन माना है, आदत निर्माण आंसर सही माना, जबकि ये गलत है। कैसे गलत है अभी हम आपको समझा देते हैं, देखिएगा। अब जैसे क्रियात्मक क्षेत्र है, ओके, ये आपको मैंने अभी पीछे बताया कि शिक्षण उद्देश्यों को ब्लूम ने 3 भागों में बांट दिया। संज्ञानात्मक क्षेत्र, उसके भी 6 उपभाग बताए थे, लेकिन वो ब्लूम ने बताए थे। फिर आया भावात्मक क्षेत्र, फिर तीसरा आया क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है, जिसको हम लोग साइकोमोटर डोमेन भी कहते हैं। क्रियात्मक क्षेत्र के लक्ष्यों का वर्गीकरण सिम्पसन महोदय ने 1966 में अपनी पुस्तक द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव साइकोमोटर डोमेन में 6 उपभागों में किया। कहने का मतलब है क्रियात्मक क्षेत्र को भी 6 उपभागों में बांट दिया, लेकिन ये बांटा था सिम्पसन महोदय ने। ठीक है, कौन से 6 भाग थे? वो 6 भाग थे उत्तेजना, प्रथरण, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। तो अब जो स्वाभाविकरण है वो किस स्तर के बाद आ रहा है? सामंजस्य के बाद, मतलब कोऑर्डिनेशन के बाद में। ठीक है, यहां से नहीं समझे तो आगे समझिए। देखिएगा, पहला स्तर क्या है हमारा? उत्तेजना, इंपल्सन। ठीक है, फिर दूसरा आता है मैनिपुलेशन, पूरा नहीं पढ़ेंगे, इतने से काम चलाएंगे। दूसरा आता है प्रचलन, जिसको हम लोग मैनिपुलेशन कहते हैं। तीसरा आता है कंट्रोल, चौथा कोऑर्डिनेशन, पांचवा स्वाभाविकरण, फिर आता है हैबिट फॉर्मेशन। तो ये जो स्वाभाविकरण है किसके बाद में आया? स्वाभाविकरण आया है हमारा कोऑर्डिनेशन के बाद में। कहने का मतलब है पहले कोऑर्डिनेशन आएगा, फिर नेचुरलाइजेशन आएगा, फिर स्वाभाविकरण आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वेश्चन की स्वाभाविकरण किस स्तर के बाद में आता है? तो स्वाभाविकरण जो है वो कोऑर्डिनेशन के बाद में आता है। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेशन आएगा, फिर आपका जो है स्वाभाविकरण आएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है? पहले क्या आएगा? पहले आएगा हमारा कोऑर्डिनेशन, फिर स्वाभाविकरण, फिर हैबिट फॉर्मेशन। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। क्वेश्चन कहता है कि निर्देशित ट्यूटोरियल शिक्षण एक है। गाइडेड ट्यूटोरियल टीचिंग इज आ, क्या है? नैदानिक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग है, टोली समूह शिक्षण है, या फिर सूक्ष्म शिक्षण है, या फिर अभिक्रमित निर्देशन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। तो निर्देशित ट्यूटोरियल शिक्षण एक जो है वो अभिक्रमित निर्देशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अभिक्रमित निर्देशन की बात करें तो इसमें कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया जाता है, और जो बालक होता है वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे एक टीचर, एक ट्यूटर जो होता है वो बालक को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। ठीक है, तो उसी के बेस पे इसको क्या कहा जाता है? अभिक्रमित निर्देशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 65 है आपके सामने, और क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण डैश के रूप में प्रयोग होता है। नवाचार प्रशिक्षण प्रविधि, पृष्ठपोषण प्रविधि, शिक्षण कौशल विकास प्रविधि, या फिर उपयुक्त सभी के रूप में। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है ये ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी, नवाचार प्रशिक्षण प्रविधि के रूप में भी प्रयोग होता है, फीडबैक के तौर पर भी प्रयोग होता है, और टीचर के अंदर या जो प्रशिक्षु शिक्षक है उसके अंदर जो है स्किल्स डेवलप करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, 66 नंबर क्वेश्चन लीजिए। पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ये आपका सरल और सिंपल और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। देखिए, इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा उबने लगे कि तो बहुत सरल है यार। फ्लेक्सिबल, इंटीग्रेटेड, अच्छी बात है। बहुत रिजिड भी, कठोर भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा पढ़ ही ना पाए। सारे ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो और इंटीग्रेटेड भी हो। अब देखिए, लचीला क्यों? देखिए, पाठ्यक्रम पहली बात तो ये है ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की बदलती ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सके। जैसी बच्चे की ज़रूरत है उस हिसाब से चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाए। जैसे समाज की आवश्यकताएं हैं और जो नई नई खोज हो रही हैं
उनके अकॉर्डिंग समय समय पर बदलने की क्षमता होनी चाहिए। किसमें? पाठ्यक्रम में। ठीक है, इसलिए इसमें हमारा लचीला, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सुनियोजित, देखिए इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम के सभी जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जो एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, पार्ट्स में ना हो, अलग अलग ना हो, सब एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, ताकि बालक जो है वो उसका समग्र विकास हो सके, होल डेवलपमेंट हो सके और चीजों को वो आपस में जोड़ करके समझ भी सके। इसे अच्छी तरह से प्लान किया जाना चाहिए ताकि एक लर्निंग का जो सीक्वेंस है वो बना रहे। ऑप्शन बी बढ़िया ऑप्शन है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा छात्रों का मूल्यांकन एक निर्धारित पैमाने पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा छात्रों का मूल्यांकन एक निर्धारित पैमाने पर किया जाता है वो हमारा ग्रेडिंग है। कौन सा सिस्टम है? ग्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है, ग्रेडिंग प्रणाली जिसको कहते हैं। डैश सबसे कम प्रभावशाली है। कौन है भैया जो सबसे कम प्रभावशाली है? प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित, शब्द या फिर प्रत्यक्ष अनुभव। तो आपको बता दें जो वर्ड्स होते हैं ना, जो शब्द होते हैं वो बहुत कम प्रभावशाली हैं बच्चों को सिखाने के लिए। सबसे बढ़िया है ये कम प्रभावशाली है, बाकी सारे प्रभावशाली हैं। प्रक्षेपित सामग्री सर क्या होती है? ये होता है जिसको हम प्रोजेक्टेड एड्स कहते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स कहा जाता है इसको। ये वो मटेरियल होता है जिन्हें किसी प्रोजेक्टर की सहायता से एक स्क्रीन पर जो है दिखाया जाता है। ओके, इसमें छोटी छोटी तस्वीर को बड़ा करके दिखाया जाता है। तो जब बच्चा प्रोजेक्ट को प्रोजेक्टर के माध्यम से सामने पर्दे पर या दीवार पर देख रहा है तो वो ज़्यादा एक्टिव है और उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल भी है। ठीक है, यहाँ से बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता है इससे। ठीक है, तो ये बहुत प्रभावशाली होती है। जैसे जो OHP होता है यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से चीज़ें बच्चों को दिखाई जाती हैं, स्लाइड्स के माध्यम से, LCD प्रोजेक्टर के माध्यम से चीज़ें बच्चों को दिखाई जाती हैं, वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है बच्चे के लिए। फिर आती है अप्रक्षेपित सामग्री जिसको नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कहा जाता है। ये वो मटेरियल होता है जिन्हें दिखाने के लिए किसी प्रोजेक्टर या किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें बालक सीधे अपनी आंखों से देख सकता है। जैसे चार्ट पेपर दिखाओ बच्चों को, है ना, कोई मशीन की जरूरत नहीं है। मैप्स दिखाओ, पोस्टर दिखाओ, कोई ग्राफ बना करके दिखाओ, ब्लैक बोर्ड हो गया सामने, है ना, 3D मॉडल्स हो गए, ग्लोब हो गया आपका। ठीक है, ये सब क्या है? ये अप्रक्षेपित सामग्री है। ठीक है, जिसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि सामने प्रोजेक्टर की जरूरत है, नहीं। ये भी बहुत सिखाने के लिए बच्चों को बहुत हेल्पफुल होती है। इससे बच्चा एक्टिव होता है, कंसंट्रेट होता है। और प्रत्यक्ष अनुभव सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा हाई पावरफुल यही है। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब अगर कारखाना के बारे में पढ़ा रहे हो तो बच्चों को क्लास से ले जाओ, कारखाना ले जाओ। ठीक है, और वहां जाकर के दिखाओ कि ये मशीन है, ये ऐसे। अगर बच्चों को बैंक के बारे में पढ़ा रहे हो तो बच्चों को क्लास से ले जाओ, डायरेक्ट अनुभव करा जा करके बैंक में दिखाओ जाकर के कि ये देखिए ये बैंक कैसे होती है, ये यहाँ कैशियर होता है, ये काउंटर लगे होते हैं, ये मैनेजर होता है, यहाँ पे ये काम होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसकी ये ऐसी पासबुक होती है, ये सब चीजें दिखाओ। तो ये उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है जिसे वो सीख लेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो ये सबसे बेस्ट है। तो कुल मिलाकर के सबसे कम प्रभावशाली यही है, इसमें तो बच्चा ऊब जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक शब्द है। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वह ग्रीक भाषा का अन्वेषण से बना हुआ है। ह्यूरिस्टिक, इसकी जो उत्पत्ति है, ह्यूरिस्टिक शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्केन से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है ह्यूरिस्केन, HEU और HEURISKEIN, ये शब्द होता है ह्यूरिस्केन। यहाँ से हुई है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्केन से हुई है। इस ग्रीक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मैं खोजता हूँ, यानी कि मैं क्या करता हूँ? मैं खोजता हूँ, आई फाइंड आउट। इसका अर्थ है अन्वेषण या खोज से लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, ऑप्शन जो फर्स्ट है वहाँ राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन कि देखिए किस विधि को किसने दिया? आपको पता है प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? किलपैट्रिक ने दिया है। ओके, और ह्यूरिस्टिक आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है भाई, तो आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चला जाएगा। A4 के साथ मिला दो, A4 के साथ मिला दो, B हमारा थर्ड के साथ, नहीं B यहाँ पे है, हाँ B थर्ड के साथ, A4 के साथ, ये रहा। ठीक है, और C जो है वो हमारा, हाँ प्रश्नोत्तर विधि तो सुकरात ने दी ही है, सबको पता है। C1 के साथ में एक बचा वो तो अरस्तु के साथ जाएगा ही जाएगा। कुल मिलाकर के ऑप्शन जो C है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से। अच्छा, आपको हम बता दें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड आपके कंप्लीट चारों पेपर के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, नोट्स लेने के लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा और आपको कंप्लीट नोट्स जैसे, और हाँ, अपने जब भी आप मैसेज करें तो उसमें अपने टीचिंग सब्जेक्ट जरूर लिखें कि सर हमारे टीचिंग सब्जेक्ट फिजिकल साइंस मैथमेटिक्स है, या फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस है, या फिजिकल साइंस के साथ में आपका कोई कंप्यूटर साइंस वगैरह है। जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उसको लिख करके व्हाट्सअप करिएगा। हमारी टीम आपको प्रोसेस भेज देगी कि आपका ये प्रोसेस है, तो उसके बाद आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, फीस पे करेंगे, आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे नोट्स किस तरीके के होते हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आपको जैसे फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम आपको फिजिकल साइंस का शॉर्ट नोट्स देते हैं। ठीक है, जो कम से कम समय में पढ़ करके आप बहुत बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एक लाइन में देखिए, एक एक लाइन में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये शॉर्ट नोट्स होते हैं जो बहुत कम समय में आप आसानी से इसको कवर कर सकते हो। और ये यहाँ से जैसे सापेक्षता का सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, या बिग बैंग सिद्धांत हो गया, पेंसिलिन हो गया, एक्सरे हो गया, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में हमने इसको लिखा हुआ है। फिर जैसे प्रोफेसर बीरबल साहनी एक जीवाश्म वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्म का अध्ययन किया। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। विज्ञान को एक गतिहीन निश्चित विषय माना गया है। विज्ञान का अर्थ सत्य की खोज करना है। विज्ञान मात्र संसार को देखने का सरल दृष्टिकोण है जिसके मूल में प्रश्न पूछना, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही सरल भाषा में और बहुत कम से कम शब्दों में चीज़ें आपके सामने आपको भेज दी जाएंगी, और ये कंटेंट पढ़ करके आप बहुत कम समय में बहुत बेहतर कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स के बाद आपको एमसीक्यूज का कलेक्शन मिलता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन है, इसमें 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा। उसके बाद जब हम लोग नीचे पहुंचेंगे तो ये देखिए, यहाँ से देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब 2022 रहेगा, जिसमें जो क्वेश्चन है फिर उसके साथ जो भी आंसर उसका राइट है वो उसको हाईलाइट किया गया है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है फिर उसका आंसर हाईलाइट किया गया है। 2022 का क्वेश्चन पेपर हो गया। इसके बाद जब नीचे पहुंचेंगे तो हमको आगे के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, जैसे ये देखिएगा यहाँ से आगे। अब ये क्वेश्चन हमारा देखिए 2022, 23, 24, उसके बाद 2025। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं जिन्हें आप पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक होता है ना, वो क्वेश्चन बैंक की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है ताकि आपको बाहर पैसा ना खर्च करना पड़े। ठीक है, हालांकि सिर्फ हमारा मटेरियल पढ़ोगे उतना पर्याप्त है, लेकिन ये हम इसलिए दे देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा कि जो बाहर का कंटेंट है वो हमने नहीं पढ़ा, वो भी हमको पढ़ना चाहिए था, तो उसके लिए हम इसकी भी कंप्लीट पीडीएफ बना करके आप तक पहुँचा देते हैं। ये आपका कॉमन सब्जेक्ट देखिए पेपर 3 टेक्नोलॉजी का है, जिसमें शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज सब कुछ इंक्लूड है भाई। ठीक है, इससे बेहतर, इससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें देखिए शॉर्ट नोट्स इस पेज से इस पेज तक, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पीवाईक्यू अब 2022, 23, 24, 25, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये शॉर्ट नोट्स का मतलब जो कम से कम यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। हम आपको इजी नोट्स तो देते ही देते हैं, साथ में ये जो एग्जाम टाइम का गोल्ड सीरीज आती है ना, इसकी भी पीडीएफ बना करके हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप ये भी कंटेंट पढ़ लें। ठीक है, इससे कि आप जो है अभी समय है ना आपके पास, तो ये सारा मटेरियल पढ़ करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इसका जो भी आंसर राइट है वो सामने दिया गया है। ये आपका इन्वायरमेंट है, देखिए इसका सब्जेक्टिव कंटेंट है। अगर सब्जेक्टिव कंटेंट भी है तो वो किस तरीके से लिखा गया है, वो भी ऐसे लिखा गया है कि आप कम से कम शब्दों में पढ़ सकते, कम से कम समय में और आसानी से चीज़ आपके समझ में आए। जैसे पर्यावरण शब्द को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन्वायरोन और मेंट, जिसमें से इन्वायरन का अर्थ घेरना और मेंट का अर्थ चतुर्दिश अर्थात चारों ओर से है। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ चारों ओर से घेरना होता है। ठीक है, तो बहुत कम से कम शब्दों में, सरल से सरल शब्दों में चीज़ आपके सामने है। तो ये सारा मटेरियल लेने के लिए आप देरी ना करें, फटाफट से इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। मैंने आपको दिखा ही दिया है, अब आपको ना तो सैंपल मांगने की जरूरत है, ना नोट, ना डेमो मांगने की जरूरत है। सीधा नोट्स व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए कि सर हमको बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए, टीचिंग सब्जेक्ट हमारे ये हैं। हम आपको प्रोसेस भेज देंगे, आप फीस पे करेंगे और कंप्लीट नोट्स आप तक पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने, कहता है करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखना प्रयोगशाला विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन सह की व्याख्यान है, फिर आगमनात्मक विधि। आपको बता दें कि प्रयोगशाला जो लेबोरेटरी मेथड है, ये करके सीखना इसी पर आधारित है। करके सीखना प्रयोगशाला विधि पर आधारित है।
कैसे? देखिए, इस विधि में जो बालक होता है ना, वो खुद प्रयोग, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखता है और खुद कंक्लूजन निकालता है, निष्कर्ष निकालता है। तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने का मतलब ही यही है कि जहां बालक खुद एक्टिव रह करके अपने हाथों से काम करके ज्ञान प्राप्त करे, उसे ही तो लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। लर्निंग मतलब सीख रहा है, बाय से, डूइंग माने करके, तो बालक करके सीख रहा है, यही सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। फिर है प्रदर्शन विधि, जिसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। इसमें टीचर जो होता है वो बालक के सामने प्रयोग करके दिखाता है और छात्र सिर्फ देखता है, चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करता है और सुनता है, करता कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो टीचर सेंटर्ड है। यहां छात्र देख करके सीखते हैं, करके नहीं सीखते। ओके, फिर है प्रदर्शन सह व्याख्यान, मतलब इसमें टीचर प्रयोग दिखाने के साथ साथ लेक्चर भी देता है कि हम ये ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं, साथ में लेक्चर भी दे रहा है, तो ये भी टीचर सेंटर्ड विधि होती है। ठीक है, इसके बाद है आपके आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड। ये एग्जाम्पल से नियम की तरफ चलती है, जहां हम पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद उससे नियम निकाले जाते हैं। ठीक है, ये एक तर्क विधि होती है। हालांकि ये छात्र केंद्रित है, लेकिन करके सीखना, हैंड्स ऑन जो है, वो यहाँ पे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपका। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, पारदर्शी तल का वह भाग जिस पर रेखा चित्र या तस्वीरें बनी होती हैं क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं स्लाइड या ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और ये प्लास्टिक की एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है, ट्रांसपेरेंट शीट। ओके, इस पर टीचर पेन से लिख सकता है या चित्र बना सकता है। जब इसे OHP के माध्यम से, मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर पर रखा जाता है, तो इस पर जो चित्र बना होता है ना, वो दीवार पर या पर्दे पर बड़ा होकर के दिखाई देता है। तो यही है स्लाइड या फिर ट्रांसपेरेंसी। ये पारदर्शी तल का वो भाग है जिस पर रेखा चित्र या तस्वीरें बनी होती हैं, उसे हम स्लाइड या ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान किसी की बपौती नहीं, उसका माध्यम केवल पुस्तक है, किसने कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका डॉक्टर राधाकृष्णन जी का है। किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का स्टेटमेंट है। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, इसकी मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो प्रक्षेपण परीक्षण है। क्या है भाई? आपको बता दें कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी को मापने के लिए कई विधियां हैं, जिनमें प्रक्षेपण परीक्षण को अक्सर सर्वश्रेष्ठ या सबसे गहराई से समझने वाली विधि माना जाता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चले जाएंगे। क्वेश्चन 75 देखिएगा, विलियम किलपैट्रिक के अनुसार डैश प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं है। आपको पता है विलियम किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट मेथड के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने प्रोजेक्ट्स को मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितने? 4 कैटेगरी में, जिसमें जो पहली कैटेगरी इन्होंने बताई है वो बताई है रचनात्मक प्रोजेक्ट। क्या बताया इन्होंने? रचनात्मक प्रोजेक्ट, जिसमें छात्र जो है वो किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, जैसे कोई मॉडल बनाना हो गया, कोई लेटर लिखना हो गया, कोई नाटक तैयार करना हो गया। ये इनका पहला प्रोजेक्ट था। दूसरा इन्होंने बताया कलात्मक प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसको एस्थेटिक प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है किसी भी एक्सपीरियंस या किसी भी अनुभव का आनंद लेना होता है, जैसे संगीत सुनना, कोई सुंदर सी पेंटिंग देखना, कोई फिल्म देखना। ठीक है, ये होता है कलात्मक प्रोजेक्ट। तीसरा इन्होंने दिया था समस्यात्मक प्रोजेक्ट। ये तीसरा दिया था समस्यात्मक प्रोजेक्ट। इसका मतलब होता है इसमें जो बालक होता है वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढता है, जैसे जो पॉल्यूशन है इसके पीछे का रीजंस पता लगाना। ठीक है, कैसे उसको ये पॉल्यूशन कम हो सकता है। ठीक है, ये समस्यात्मक प्रोजेक्ट हो गया। चौथा उन्होंने दिया था अभ्यास का प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसको प्रैक्टिस प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें किसी विशेष स्किल को सीखने के लिए अभ्यास किया जाता है, जैसे मैप बनाना हो गया या और कोई स्किल हो गई, उसको सीखने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स इन्होंने बताए थे, ज्ञानात्मक प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं बताया है, इसीलिए ये विलियम किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? देखिए, फिजिक्स है इसको पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, प्रश्नोत्तर या व्याख्यान है? कौन सी विधि मानी जाती है? तो वह निगमनात्मक विधि मानी जाती है। इसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। आपको पता है कि फिजिक्स के अधिकांश जो चैप्टर्स हैं वो टोटल जो है
नियमों पर और सिद्धांतों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे पहले सूत्र बता दिया गया, पहले नियम बता दिया गया कि ये सवाल हमारा F बराबर ma से लगेगा या ये हमारा E बराबर mc स्क्वायर से लगेगा, तो पहले नियम बता गया, फिर उसके अकॉर्डिंग उदाहरण दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्लास में टीचर अक्सर पहले जो भी जनरल रूल्स होते हैं वो बता देते हैं, फिर छात्र उसी के बेस पे सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक विधि के विषय में क्या सत्य है? आगमनात्मक विधि जो है यह अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है। ठीक है, अब देखिए जो आगमनात्मक विधि है इसके 3 मुख्य सूत्र होते हैं। एक तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो हमें पहले से पता है यानी कि उदाहरण, उससे उस तरफ जाना जो हमें नहीं पता है, नियम, मतलब इसमें हम उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, आगमनात्मक विधि। निगमनात्मक में पहले नियम फिर उदाहरण, आगमनात्मक में पहले उदाहरण फिर नियम, ध्यान रखिएगा। और इसका एक सूत्र है, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मतलब ठोस चीजों से अमूर्त की तरफ चलते हैं। अगर बच्चों को 2+2 सिखाना है तो पहले दो पेंसिल दे दो, फिर 2 पेंसिल दे दो, ऐसे सिखाओ, ये मूर्त हो गया, फिर अमूर्त, फिर ब्लैक बोर्ड पे सिखाओ, इस तरीके से। ठीक है, तो आगमनात्मक विधि जो है यह अध्यापन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन लेंगे और कहता है 78 नंबर क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के टीचर्स के लिए हाथों से सीखने के अनुभव के अवसर प्रस्तुत करने का क्या महत्व है? मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि भौतिक विज्ञान का जो टीचर है छात्रों को हाथों से करके सीखने, मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग के अवसर क्यों देते हैं? बच्चा क्यों करके सीखे, यानी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे छात्रों को क्या फायदा होता है? तो देखिए जब बालक खुद करके सीखता है ना, हाथों से करके सीखने से जो करके सीखने के जो अनुभव हैं वो छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों की गहरी समझ डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जब बच्चा चीज़ों को खुद करके सीखेगा तो चाहे कितना कठिन रूल हो, कोई सिद्धांत हो, बच्चा उसको समझ लेगा। लेकिन अगर सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे समझाओगे, आप अगर एज अ टीचर ब्लैक बोर्ड पे कोई भी थ्योरी समझाओगे तो हो सकता है बच्चे को समझ में ना आए, बोरिंग लगने लगे, बच्चा ऊब जाए, कभी हो सकता है कि कभी समझ में ना आए। लेकिन जब वही थ्योरी उसको करके करेगा ना, बच्चा खुद अटेम्प्ट करेगा, खुद प्रयास करेगा, तो चीज़ों को जल्दी समझेगा। और दूसरी बात, गहरी समझ उसके अंदर डेवलप होगी और ज्ञान को धारण करने में सुधार होता है, लंबे समय तक वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाएगी। डैश समस्या समाधान विधि का पद नहीं है। कौन सा है जो समस्या समाधान विधि का पद नहीं है? समस्या का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पना का हाइपोथेसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, जो हम इमेजिनेशन करते हैं उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। प्रदत्त संग्रह और विश्लेषण, मूल्यांकन, कौन सी चीज़ नहीं है? तो इसमें जो मूल्यांकन है ये समस्या समाधान विधि का पद नहीं है। देखिए सबसे पहले आती है हमारे सामने समस्या का प्रस्तुतिकरण, सिलेक्शन और प्रेजेंटेशन, मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम को चूज किया जाता है कि हाँ ये समस्या है, उसे छात्रों के सामने रखा जाता है कि ये समस्या है, स्टेप नंबर 1। फिर दूसरा आता है परिकल्पना का निर्माण, मतलब उसका अंदाजा लगाना कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, ये सेकंड नंबर पे आ गया। फिर तीसरा कि जो भी हमने उस समस्या को लेकर आंकड़े इकट्ठा किए हैं, जो सॉल्यूशंस हमने ढूंढे हैं, क्या वो ठीक हैं, क्या वो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सही है, सटीक है, तो ये एनालिसिस किया जाता है। ये सारे समस्या समाधान विधि के पद हैं। मूल्यांकन यहाँ पे समस्या समाधान विधि का पद नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक पर विज्ञान को किस रूप में पढ़ाना चाहिए? तो कक्षा 1 से 5 तक जो है विज्ञान को पर्यावरण विज्ञान के तौर पर पढ़ाओ। किस तौर पर? पर्यावरण विज्ञान के तौर पर। ठीक है, अब क्योंकि इसमें बच्चे छोटे होते हैं तो यहाँ पे आप जो है कि सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ करके पढ़ाओ। छोटे बच्चे जो है वो अपने जो उनके सराउंडिंग्स चीज़ें होती हैं, जो उनके आसपास चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको क्या होता है कि वो सब जोड़ करके समझता है। वो ये नहीं देखता कि ये विज्ञान है, ये भूगोल है या ये इतिहास है, बल्कि वो सारी चीज़ों को एक यूनिट के रूप में देखता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों को मिला करके पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कहता है वह पाठचर्या जिसमें बालक को कुछ सब्जेक्ट्स अनिवार्य रूप से पढ़ने ही होते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स का चुनाव विविध विषयों में से करना पड़ता है। जैसे ये सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे,
आप इसमें से कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। ये सब्जेक्ट की एक लिस्ट है, इसमें 1 2 3 4 सब्जेक्ट है। अब ये क्या है, इसमें आपको चुनाव करना है कि हमें ये पढ़ना है या ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे आपका जो योगा एजुकेशन और मेजरमेंट वाला पेपर है, 2 सब्जेक्ट है, उसमें से अब 3 तो आपको कंपलसरी पढ़ने हैं, 2 में से कोई एक चुनना है। तो ये जो पाठ्यक्रम है वो क्या कहलाता है, ये जो पाठ्यक्रम है वह कोर पाठचर्या कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर पाठचर्या। कुछ सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, कुछ आपको चूज करने पड़ते हैं। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है जो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है उसके संपूर्ण उपलब्धि के स्तरों का पता लगाना कि आखिर बच्चे ने कितना हासिल किया है। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है मूल्यांकन किस पर आधारित होता है, कंटेंट पर, उद्देश्य पर, दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भी विषय वस्तु है, जो भी कंटेंट है, वह विषय वस्तु पर, यानी कि बेस्ड ऑन कंटेंट। मूल्यांकन ये जांचता है, ये चेक करता है कि छात्र ने जो भी पाठ्यक्रम था, जो भी कंटेंट था, उसको कितनी अच्छी तरह से समझा है। बिना कंटेंट के मूल्यांकन का कोई आधार नहीं होता, तो कंटेंट तो ठीक है। उद्देश्य पर भी तो ये आधारित होता है। भाई टीचिंग शुरू करने से पहले कुछ लक्ष्य, कुछ उद्देश्य तय किए जाते हैं। तो मूल्यांकन ये देखता है कि जो उद्देश्य हमने तय किए थे पढ़ाते समय, क्या वास्तव में हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर चुके हैं। जो उद्देश्य, जो मोटिव लेकर के हमने बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाया था, क्या वास्तव में बच्चे वो चीज सीख गए हैं कि नहीं सीखे हैं। ये काम होता है मूल्यांकन का। ठीक है, तो मूल्यांकन में हम ये देखते हैं कि क्या पढ़ाया गया कंटेंट, और क्यों पढ़ाया गया, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। इसलिए ये दोनों पर आधारित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में वो साधन जिससे वह अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में अपनी सामग्री यानी छात्र को अपने आदर्शों यानी कि उद्देश्यों के अनुसार ढालता है। यह कथन कनिंघम का है और बहुत फेमस है, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मतलब दोबारा पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन कहता है कि पहले अंक दिए जाते थे, अब नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डैश दिए जाते हैं। अब नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं। पाठ्यपुस्तकों का टॉपिक किस शिक्षण सूत्र पर क्रमबद्ध होना चाहिए, जो भी हम पढ़ाएं वो किस पर आधारित होना चाहिए। सरल से जटिल की तरफ, जी बिल्कुल, पहले बच्चों को सरल सरल चीज़ें समझाओ, फिर थोड़ा कठिन कठिन की तरफ लेकर के चलो, बहुत बढ़िया बात है, बच्चा परेशान नहीं होगा। मूर्त से अमूर्त, हाँ, हम अगर 2+2 सिखा रहे हैं तो पहले एक पेंसिल दो, फिर एक और दे दो, है ना। उससे पूछो अब कितनी हो गई, फिर उससे कह दो अब तुम श्याम की भी पेंसिल ले लो, उसने अब पूछो अब कितनी हो गई। ये मूर्त है। अब इससे धीरे धीरे हम अमूर्त की तरफ लेकर के चलेंगे, फिर उसको ओरली पूछेंगे, 2 1 + 1 2 + 2 कितना हो गया, वेरी गुड। अंश से पूर्ण की तरफ, पहले पार्ट्स में चीज़ों को समझाओ, फिर उसका होल सिखाओ, यानी कि पहले छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसको समग्र रूप में बच्चों को सिखाओ। ठीक है, तो ये सारे ही तरीके बेस्ट हैं यहाँ पे। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है शिक्षण के मूल्यांकन का ध्येय क्या है। शिक्षण के मूल्यांकन का ध्येय क्या है। शिक्षण का जो मूल्यांकन किया जाता है उसका उद्देश्य यही होता है कि शिक्षा से संबंधित जो उद्देश्य थे वो कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कहता है वह पुस्तक जो शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का काम करती है वो क्या कहलाती है। वह पुस्तक जो टीचर के लिए मार्गदर्शन का काम करती है उसे क्या कहते हैं, उसे हस्त पुस्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हस्त पुस्तिका या फिर हैंड बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, हैंड बुक कहा जाता है। ठीक है, ये विशेष रूप से टीचर्स के लिए तैयार की जाती है। इसमें चैप्टर्स को पढ़ाने की विधियां और जो TLM है, मतलब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसका उपयोग कैसे करना है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे कराई जानी है, ठीक है, और बच्चे का आप मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे, इसलिए इसे, तो ये सब टीचर्स के लिए होता है, तो ये इसे शिक्षक का मार्गदर्शन करने वाली पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है, जो वर्कबुक होती है ये मुख्य रूप से छात्रों के यानी कि बच्चों के प्रैक्टिस करने के लिए और होमवर्क के लिए होती है। जो टेक्स्ट बुक होती है ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए कंटेंट का मुख्य मेन सोर्स यही होती है। ठीक है, लेकिन ये केवल क्या पढ़ाना है बताती है, कैसे पढ़ाना है ये नहीं बताती, ये बताती है हस्त पुस्तिका। ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने और कहता है विज्ञान पाठ्यक्रम के गठन का उपागम क्या है, चक्रीय, प्रक्रियात्मक, प्रकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण में यानी कि गठन मतलब निर्माण में
कई प्रकार के उपागम, कई प्रकार के अप्रोचेस अपनाए जाते हैं। इनमें चक्रीय उपागम भी आता है, प्रक्रियात्मक उपागम भी आता है, प्रकरण मतलब यूनिट या टॉपिक उपागम, तीनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर कब दिया, CCE पर प्रभावी जोर कब दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस पर जोर दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सूक्ष्म शिक्षण का मूल सिद्धांत क्या है? जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका सिद्धांत क्या है? एक समय में एक काम का सिद्धांत होना चाहिए, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट और फीडबैक का सिद्धांत, ठीक है, निदान और उपचार का सिद्धांत। तो कुल मिलाकर के ये सभी सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है RCEM उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया था? RCEM उपागम जो है यह डॉक्टर दवे के द्वारा विकसित किया गया था। RCEM का मतलब होता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, यानी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर, ठीक है। और इस उपागम या इस अप्रोच का जो डेवलपमेंट है वो डॉक्टर RH दवे के नेतृत्व में मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम प्रारूप का सुझाव दिया गया था। माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका जो सुझाव है वह मुदालिया शिक्षा आयोग 1952-53 के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अनुभव शंकु किसने प्रतिपादित किया था? अनुभव शंकु किसने प्रतिपादित किया था? ये क्या था? एडगर डेल ने, ठीक है। ये एडगर डेल जो है ये अमेरिकी शिक्षाविद थे। इन्होंने 1946 में अपनी पुस्तक ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग में इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। और ये जो अनुभव शंकु जो है ये कॉन्सेप्ट बताता है कि हम जो अनुभव करते हैं उसका कितना प्रतिशत हमें याद रहता है, इसकी बात इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, सादृश्यता, वर्गीकरण, मिलान, ये सब किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं, मिलान करो, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये सब किस में आते हैं? ये साधारण प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान दोनों कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए थोड़ा समझाते हैं। देखिएगा, जो साधारण प्रत्यास्मरण है जिसको हम रिकॉल टाइप भी कहते हैं, क्या कहते हैं सर? इसको रिकॉल टाइप भी इसको कहा जाता है। इसमें बालक को अपनी याददाश्त से आंसर लिखना होता है। इसमें दो चीज़ें आती हैं। देखिए, अब पहले जैसे साधारण प्रत्यास्मरण हो गया, सिंपल रिकॉल, और दूसरा आपका इसमें आता है रिक्त स्थान की पूर्ति भी इसी में आ जाती है, ओके। और जो प्रत्याभिज्ञान है इसमें उत्तर सामने ही, आंसर सामने होता है, बस उसे पहचानना होता है। जैसे बहुविकल्पी हो गए, आपके सामने आंसर होता है, बस आप पहचानते हैं कि हाँ चारों में से कौन सा सही होगा। ट्रू फॉल्स इसमें आ जाते हैं, मैचिंग इसमें आ जाती है, क्लासिफिकेशन इसमें आ जाता है, तो वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के जनक जो हैं वो स्टीफन एम कोरे माने जाते हैं। कौन? स्टीफन एम कोरे माने जाते हैं। बहुमाध्यम केंद्र को कहा जाता है, बहुमाध्यम केंद्र जिसको हम मल्टीमीडिया सेंटर भी कहते हैं। ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ टीचिंग और लर्निंग के लिए केवल किताबें नहीं बल्कि ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर, चार्ट और जो बाकी डिजिटल सामग्री होती है वो एक ही जगह उपलब्ध होती है। इसे हम जैसे कई नामों से जानते हैं, इसे हम अनुदेशात्मक सामग्री केंद्र, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सेंटर भी कहते हैं। इसको नाम आपसे पूछ सकता है, इसको IMC यानी कि इंटरनेशनल मटेरियल सेंटर भी कहा जाता है। यहाँ टीचर्स को पढ़ाने के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं, जैसे स्लाइड हो गया, चार्ट पेपर हो गया, मॉडल हो गया, वो मिलती हैं। अधिगम स्रोत केंद्र जिसको हम लर्निंग रिसोर्स सेंटर भी कहते हैं। देखिए, मॉडर्न एजुकेशन में इसे ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता है, अधिगम स्रोत केंद्र, क्योंकि ये बच्चों के लर्निंग के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज का मुख्य स्थान यही है। अध्ययन सामग्री केंद्र, स्टडी मटेरियल सेंटर इसको कहते हैं। यहाँ बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए जो भी आवश्यक मटेरियल होता है वो मिलता है, जैसे नोट्स मिल गए, CD मिल गई, वीडियो मिल गया, वो सारी चीज़ें। तो बहुमाध्यम केंद्र को ये कई नामों से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 98 क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है स्थानीय शैक्षिक क्षेत्र की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना। मतलब समझे इसका, तात्कालिक समस्या यानी कि जो वर्तमान में समस्याएं आ रही हैं
उनको हल करना। जैसे क्लास में अगर बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो उसको तुरंत आप बच्चे की कमजोरी को समझ करके उसको हल करो तुरंत, ठीक है। और स्थानीय क्षेत्र की समस्याएं, जैसे स्थानीय स्तर का मतलब जैसे ये किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि खुद टीचर या प्रिंसिपल के द्वारा अपने ही स्कूल या अपने ही क्लास की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि स्थानीय शैक्षिक क्षेत्र की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना, सॉल्यूशन निकालना, जो भी वहाँ की कार्यप्रणाली है उसमें सुधार लाना। इसका उद्देश्य विद्यालय की जो भी कार्यप्रणाली है उसमें गुणवत्ता लाना और उसे अधिक इफेक्टिव बना देना इसका काम है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शैक्षिक शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य घटक क्या है? अंतर्वस्तु, सहायक प्रणाली, संप्रेषण, उपयुक्त सभी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सारे ही हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अंतर्वस्तु जिसको हम कंटेंट कहते हैं, ये यानी कि वो क्या है जिसे पढ़ाया जाना है। कंटेंट मतलब अंतर्वस्तु मतलब क्या है जिसे पढ़ाया जाना है। इसमें आपका सिलेबस, कंटेंट और जो भी मटेरियल है वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि बिना कंटेंट के टीचिंग का कोई बेस नहीं होता है ना। तो और दूसरी बात सहायक प्रणाली मतलब सपोर्ट सिस्टम, इसमें वो सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो टीचिंग को आसान और इफ़ेक्टिव बना देती हैं। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड सबसे बड़ा सहायक प्रणाली है, चार्ट पेपर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गई, है ना। और संप्रेषण, जब तक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में तब तक टीचिंग बेकार है। तो ये सारी ही चीज़ें मुख्य घटक है शिक्षण प्रक्रिया की। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और भूल मत जाइएगा, नोट्स लेने के लिए फटाफट मैसेज कीजिए, नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, ठीक है। आपको फीस पे करनी पड़ती है, फीस पे करने के बाद आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे जैसे ही आप फीस पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। क्वेश्चन कहता है भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें नाभिकीय संरचना और नाभिकीय विकिरण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है नाभिकीय भौतिकी। क्या कहा जाता है? नाभिकीय भौतिकी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अब फटाफट आपको क्लासेज मिलती रहेंगी क्योंकि आपकी डेट शीट क्लियर हो गई है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच।